स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 4 सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है कि कल हमने पेज नंबर 43 और 44 पेज का अध्ययन किया था। आज हम पेज नंबर 45 और 46 का अध्ययन करेंगे। बच्चों 45 पेज के सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ से आप देखिए अपनी बुक में, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। इसमें लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में बताया है कि सालिम अली का जो अनुभव था वो बहुत रोमांचकारी था। उनके जीवन में कई अनुभव जुड़े हुए थे और ऐसे अनुभवों से जुड़े हुए सालिम अली जो है एक दिन उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके पास वो गए और एक अनुरोध लेकर गए कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से कैसे बचाया जाए। क्योंकि बच्चों आप लोगों को भी पता ही है कि चौधरी जो चरण सिंह थे वो एक किसान परिवार से आते हैं और उनका भी संबंध कहाँ से था, गांव से था, और उनका संबंध भी प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वो उनका भी सानिध्य प्रकृति से था। इसलिए जब सालिम अली ने अपनी समस्या चौधरी चरण सिंह को बताई तो चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी थे वो गांव की मिट्टी पर अर्थात खेतों में जब वर्षा की पहली बूंद पड़ती है तो किस प्रकार से खेत चारों ओर लहलाने लगते हैं, ऐसे वो नेता थे। क्योंकि उनका संबंध गांव से था और गांव से होने के कारण उन्हें ये पता था कि प्रकृति को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने सालिम अली का ये अनुरोध सुना और पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनके आंखें नम हो गई। जब सालिम अली ने वहाँ की प्रकृति के बारे में और पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र उनके सामने रखा कि अगर इसी प्रकार से केरल की साइलेंट वैली में अगर रेगिस्तानी हवाएं चलती रही तो किस प्रकार से वहाँ की प्रकृति नष्ट हो सकती है, वहाँ का पर्यावरण कैसे खतरे में पड़ सकता है। तो इसका जब एक चित्र प्रस्तुत किया तो चौधरी चरण सिंह की भी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भी नम हो गई। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि आज सालिम अली भी हमारे बीच नहीं हैं और आज चौधरी चरण सिंह भी हमारे बीच नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। तो जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि अब कौन बचा हुआ है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का भी संबंध गांव से था और उनका प्रकृति से था और सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी भी थे और पक्षी प्रेमी भी थे। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन बचा हुआ है जो अब सौंधी मिट्टी पर, सौंधी मीन्स जब मिट्टी के ऊपर वर्षा की बूंदें होती हैं पड़ती हैं तो उस मिट्टी में जो सुगंध आती है, जो सुगंध आती है, उससे चारों ओर जो फसलें हैं वो लहलाने लगती हैं। तो उस सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा। अर्थात जब चौधरी चरण सिंह जी भी नहीं हैं, सालिम अली भी नहीं है, तो जाबिर हुसैन जी का कहना है कि अब कौन है जो प्रकृति का या पर्यावरण का संरक्षण करेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा
और जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि अब इस धरती पर कौन ऐसा बचा हुआ है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जो चारों ओर इतनी ठंड में पक्षियों को संरक्षित रख सके, पर पक्षियों की देखभाल कर सके, ऐसा कौन बचा हुआ है। अर्थात जाबिर हुसैन जी, ये उनका मानना है कि अब सालिम अली की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब उनके बाद जो है इन बर्फीली हवाओं में या बर्फीली ज़मीनों में और हिमालय पर इन पक्षियों को और इस ज़मीन की चारों ओर जो हरियाली लहलाती फसलें हैं, इनका संरक्षण अब कौन करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। इसमें जाबिर हुसैन जी ने बताया है कि सालिम अली ने उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मुझे याद है कि एक डी एच लॉरेंस बच्चों कौन है, अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने अनेक प्रकृति की कविताएं भी लिखी हैं और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखने के कारण जो D.H. लॉरेंस का जो संबंध है वो प्रकृति से गहरा जुड़ाव रहा है और इसलिए उन्होंने मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें जो है हवा में फैली हुई हैं। अर्थात D.H. जो लॉरेंस है उनका भी संबंध किससे है, प्रकृति से है। तो ये कहते हैं, उन्होंने एक प्रसंग का वर्णन किया है जाबिर हुसैन जी ने कि एक बार जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो लोगों ने उनकी जो पत्नी, जिसका नाम फ्रीडा लॉरेंस कहा गया है, कि उनसे अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ बताएं उनकी मृत्यु पर। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। अब फ्रीडा चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो बता सकती थी, लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। लेकिन फ्रीडा ने कहा कि मेरे लिए अपने पति के बारे में लिखना जो है वो असंभव सा है। क्यों असंभव सा है? क्योंकि मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। गौरैया क्या होती है? एक चिड़िया। उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया? फ्रीडा ने ये जवाब दिया, जब लोगों ने उनके पति के बारे में कुछ पूछने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे छत के ऊपर बैठने वाली जो गौरैया है, जो छोटी सी चिड़िया है, वो लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा बातें जानती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि D.H. लॉरेंस भी सालिम अली की तरह पक्षी प्रेमी थे, बर्ड वाचर थे। उन्हें भी पक्षियों से गहरा प्रेम था, इसीलिए वो अपने घर की छत पर बैठकर सारा दिन जो है किसके साथ बिताया करते थे? चिड़िया पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। इसलिए उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी ने ये कहा कि उनके बारे में तो उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी मुमकिन है। वो उनका क्या मानना है? उनका मानना ये है कि उनकी पत्नी का मानना ये था कि उनसे भी ज़्यादा जो है वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। उन्होंने अपने पति के बारे में बताया कि जो उनके पति थे वो बहुत ही चाहे वो कितने भी बड़े मकाम पर पहुँचे हुए थे, लेकिन वो बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।
उन्होंने कहा कि चाहे लॉरेंस जो है वो मेरे रंगों रगों में, मेरी हड्डियों में समाये हुए हैं, वो उनके पति हैं, लेकिन कितना कठिन है कि उनके अनुभवों के बारे में मैं एक शब्द बांध कर आपको वर्णन करूं। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे घर की छत पर बैठने वाली गोरैया जो है वो उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि D.H. लॉरेंस भी पक्षियों के प्रति उन्हें गहरा जुड़ाव था और पक्षियों के साथ वो अपना पूरा जीवन जो थे वो सालिम अली की तरह ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। उन्होंने बताया है कि जो जटिल प्राणी हैं उन प्राणियों के लिए सालिम अली जो है वो हमेशा एक पहेली बनकर रहे। क्यों पहेली बनकर रहे, उन्होंने ये बताया है, एक प्रसंग के द्वारा इस बात का वर्णन किया है कि बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। उन्होंने बताया है कि पक्षियों के प्रति सालिम अली का प्रेम इतना अधिक कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उनको पक्षियों से जुड़ाव हुआ, उस प्रसंग के बारे में अब ये वर्णन कर रहे हैं कि बचपन के दिनों में एक बार सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया, एक चिड़िया घायल हो गई। एक नीले कंठ की गोरैया मीन्स एक चिड़िया घायल हो गई और सारी जिंदगी उन्हीं खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वो जब घायल हुई तो उसकी देखभाल करते हुए उस चिड़िया से, उस पक्षी से उन्हें इतना प्रेम हो गया कि वो पक्षी इतने बड़े पक्षी प्रेमी बन गए और वही पक्षी जो है, वही चिड़िया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो कहते हैं कि जिंदगी की कितनी ही ऊंचाइयां, अर्थात ये सभी को पता है कि सालिम अली को प्रकृति के प्रति वो इतने संवेदनशील थे और पक्षियों के संरक्षक माने जाते थे। इसके लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अनेक अलंकारों से उन्हें विभूषित किया गया। लेकिन फिर भी वो जिंदगी की चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी कभी डगमगाया नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। वो तो लॉरेंस की तरह, नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक, जिंदगी का प्रतिरूप, प्रतिरूप मीन्स बिल्कुल वही रूप जिस प्रकार से लॉरेंस एक इतने बड़े ऊंचे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक प्राकृतिक कवि होने के कारण चाहे कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हों, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल सीधा साधा, सरल और खुला स्वभाव था। उसी प्रकार से सालिम अली भी लॉरेंस की तरह बिल्कुल वैसे ही बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू क्या होता है, जो समुद्र के अंदर एक खड़ा हुआ जो पहाड़ है, यहाँ पर टापू को एक छोटा लिया गया है, उनकी बनाए अथाह सागर, अथाह मीन्स गहरा, सागर बनकर उभरे। अर्थात सालिम अली जो हैं वो प्रकृति की दुनिया में अपना उन्होंने एक छोटा आकार, एक टापू के रूप में नहीं, बल्कि वो तो एक अथाह समुद्र की तरह बनकर इस दुनिया में उभर कर आए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 का 4th चैप्टर का पेज नंबर 46 का लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। सालिम अली के बारे में वर्णन किया गया है कि सालिम अली जो है वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू यहाँ पर छोटे आकार को लिया गया है और सागर बड़े आकार के लिए लिया गया है, कि वो टापू बनने की बजाय अथाह, अथाह मीन्स गहरा, गहरे सागर बनकर वो इस दुनिया में
उभरे, अर्थात उनके पक्षियों के प्रति प्रेम, उनका पर्यावरण के प्रति प्रेम जो था, वो उसके कारण, प्रकृति के प्रेम के कारण, वो एक टापू की बजाय बल्कि एक सागर की तरह जो है वो प्रकृति के दुनिया में उभर कर आए थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी ययावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं। उन्होंने, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील मीन्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि सालिम अली की का स्वभाव कैसा था कि वो पक्षियों की खोज के लिए, उनके संरक्षण के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा अपने गले में दूरबीन डालकर घूमते रहते थे। तो उनका जो भ्रमणशील स्वभाव था, जो घुमक्कड़ स्वभाव था, और उनकी ययावरी से, ययावरी भी क्या होता है, घुमक्कड़ स्वभाव, कि उनकी जो घुमक्कड़ स्वभाव से जो लोग परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले होंगे, कि वो आज भी किसी पक्षी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा पक्षियों को कैसे संरक्षित रखा जाता है, पक्षियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और लेखक जाबिर हुसैन जी को ये लगता था कि वो अपने गले में दूरबीन लटकाकर और अपने जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो इन पक्षियों की खोज करते रहते थे, उन खोजपूर्ण नतीजों के साथ उन्हें लगता है कि शायद वो आज भी लौट आएंगे, अर्थात आज उनकी शव यात्रा में शामिल होकर, उनकी शव यात्रा को देखकर भी उन्हें ये नहीं लगता कि सालिम अली आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें आज भी ये लग रहा है कि जैसे वो पक्षियों की तलाश के लिए वो कहीं गए हैं और वो वापस लौटकर आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, कि जब तक वो वापस नहीं आते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, कि वो गए हुए हैं, उन्हें ऐसा मान लिया जाए, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? जाबिर हुसैन जी अंत में ये कहते हैं इस पाठ के कि ये बातें कहते हुए उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में सालिम अली के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनके प्रति किए गए कार्य हैं, उनको याद करके उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। और वो कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, अर्थात लौटोगे ना मतलब उनको आज भी ये लग रहा है कि शायद जैसे वो पक्षियों की तलाश में जाते थे और लौटकर आ जाते थे, आज उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो एक ऐसी यात्रा पर गए हैं जहाँ से लौटकर आना संभव नहीं है। तो बच्चों, आज ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।